नेक्स्ट है कि हम पीरियड से कैसे पता करेंगे कि इसमें कितना एलिमेंट प्रेजेंट है। तो देखो पीरियड में अगर हम इसको नेक्स्ट पेज पे समझते हैं, पीरियड 1 में कितना एलिमेंट प्रेजेंट रहता है, 2 एलिमेंट प्रेजेंट रहता है। अब हम इसमें जो 2 एलिमेंट रहता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, हाइड्रोजन का हो जाएगा 1s1 एंड वही हीलियम का देखें तो ये हो जाएगा 1s2। मतलब कि दोनों एलिमेंट में S प्रेजेंट है, तो S प्रेजेंट है तो S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2 होता है, तो यहाँ पे 2 एलिमेंट प्रेजेंट होगा। एंड नेक्स्ट बात करें पीरियड 2 में, तो पीरियड 2 में S भी आ जाता है एंड P भी आ जाता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में P भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ये इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होगा एंड इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होगा 6 एंड 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8 एलिमेंट हो जाएगा। वैसे ही अगर हम बात करें पीरियड 7 में, तो पीरियड 7 में S भी इन्वॉल्व रहता है, P भी इन्वॉल्व रहता है, D भी इन्वॉल्व रहता है एंड F भी इन्वॉल्व रहता है। S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रहता है एंड D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रहता है एंड F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रहता है। ये सबको कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पीरियड 7 में कितना एलिमेंट प्रेजेंट है। तो वही यहाँ पे दिया गया है, पीरियड 7 में इन्वॉल्व है S, P, D, F एंड ये सब का इलेक्ट्रॉन होता है 32, तो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही एलिमेंट रहता है 32 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि 32 एलिमेंट है। नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में जो एटॉमिक नंबर रहता है, मतलब कि इसमें जो हम नोमेनक्लेचर करते हैं जिसका कि एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा रहता है, तो लास्ट में हम IM लगा देते हैं, IUM, ये सब NCERT में दिया गया है। 1 को अन बोलते हैं एंड 9 को इन बोलते हैं, वैसे ही करके पूरा टेबल दिया गया है। बट ये सब तो हम आसानी से बना लेते हैं, बट इसका जो साइंटिफिक नेम रहता है वो नीट में पूछा गया है एंड जो नीट में पूछा गया है उसका है 101 को बोलते हैं मेंडेलिवियम, 103 को बोलते हैं लॉरेंशियम, 106 को बोलते हैं सीबोर्गियम एंड 110 को बोलते हैं डर्मेस्टेडियम। एंड हमें पता है क्वांटम नंबर टोटल 4 होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजेंथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया गया है, इसमें मेन एनर्जी लेवल का पता चलता है, मतलब कि ये सेल है तो सेल में क्या प्रेजेंट रहता है, K, L, M, N। फिर एजेंथल क्वांटम नंबर है तो इससे सब सेल का पता चलता है S, P, D। हीलियम जो है वो बिलोंग करता है S ब्लॉक से बट प्रेजेंट है P ब्लॉक में क्योंकि ये फुल फिल्ड है एंड इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है ये अचीव कर लेता है नोवेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, इसलिए इसको रखा गया है P ब्लॉक में। हाइड्रोजन जो है ये प्रेजेंट है ग्रुप 1 में बट इसका बिहेवियर सिमिलर है ग्रुप 17 से भी। ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकेंड जो है ये हाईली रिएक्टिव है बट इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो है, इसी के वजह से ये ज़्यादा रिएक्टिव है। ग्रुप 1 एंड 2 में हम जाते हैं टॉप टू बटम, मतलब कि ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर एंड रिएक्टिविटी इंक्रीज कर जाता है। ग्रुप 1 एंड 2 इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि ये कभी भी प्योर फॉर्म में नहीं पाया जाता है। ग्रुप 1 एंड 2 में जितना भी है सब है आयोनिक, बस लिथियम एंड बेरिलियम को छोड़ के, मतलब कि हेलिना का रब से फरियाद, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। तो बेरिलियम एंड लिथियम जो है इसमें ये सब आयोनिक नहीं है, बाकी बात सब आयोनिक है। नेक्स्ट है P ब्लॉक। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये नीट 2025 में पूछा गया था। P ब्लॉक एंड S ब्लॉक एलिमेंट को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या फिर मेन ग्रुप एलिमेंट। ग्रुप 16 को बोलते हैं चाल्कोजेंस। नेक्स्ट है D ब्लॉक। तो D ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये N-1 D 1 to 10 होता है एंड NS में 0 से 2 होता है एंड इसका एक्सेप्शन दिया गया है PD। PD में जो S ऑर्बिटल S जो रहता है इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फिल नहीं रहता है 5s में एंड 4d 10 फिल पूरा फुल रहता है, ऐसा एक में ही देखा गया है वो सिर्फ PD में। तो ये D ब्लॉक में पूरा अच्छा से हम पढ़ते हैं। D ब्लॉक में जितना भी एलिमेंट रहता है सब मेटल रहता है। नेक्स्ट है F ब्लॉक। F ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है N-2 F में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है 14। F ब्लॉक में लेंथनॉइड्स प्रेजेंट रहता है, लेंथनॉइड्स में आता है
सीरियम 58 से लेके Lu 71 तक, एंड एक्टिनोइड्स में प्रेजेंट रहता है TH 90 से लेके LR 103 तक। एक्टिनोइड्स जो होता है ये कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट पाया जाता है। जितना भी एलिमेंट आता है यूरेनियम के बाद उसको बोलते हैं ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। मोर देन 78% जो मेटल है वो सॉलिड रहता है रूम टेम्परेचर पे। इसका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। जब एंड इसका एक्सेप्शन भी है गैलियम एंड केसियम, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। एंड गैलियम एंड केसियम का भी बात करें तो सबसे कम लो मेल्टिंग पॉइंट जो रहता है ये केसियम का होता है, फिर गैलियम का होता है। ये सब NCERT में दिया गया है। एंड याद रखना मेटल जो होता है वो डक्टाइल वगैरह होता है। नॉन मेटल जो होता है ये सॉलिड होता है और गैस होता है रूम टेम्परेचर पे। इसका एक्सेप्शन ये है कि इसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसका एग्जांपल है बोरॉन, कार्बन। मेटलॉइड्स को बोलते हैं सेमी मेटल एंड इसका एग्जांपल है SiGeAs, Sbte। नेक्स्ट है पीरियडिक ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट। रिएक्टिविटी जो होता है ये ग्रुप 1 का ज़्यादा होता है, फिर ग्रुप 17 का होता है, फिर मिडिल ग्रुप का होता है। ग्रुप 1 में मेटल रहता है एंड ग्रुप 17 में नॉन मेटल रहता है। नेक्स्ट है ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। एटम का जो रेडियस होता है ये 1.2 एंगस्ट्रॉन होता है। इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो ये 1.2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है रेडियस। तो सबसे पहले मेटालिक रेडियस देखते हैं। ये एक एटम है एंड ये एक एटम है, दोनों एक दूसरे से इस टाइप से अटैच है। तो इसका न्यूक्लियस लेंगे एंड इसका न्यूक्लियस लेंगे एंड इसको हाफ कर देंगे तो वही होगा हमारा मेटालिक रेडियस। फिर नेक्स्ट है कोवैलेंट रेडियस। तो कोवैलेंट रेडियस में ये एक एटम है एंड दूसरा ये एटम है। ये दोनों एटम एक दूसरे के साथ फ्यूज़ कर जाता है। फिर इसका न्यूक्लियस लेंगे एंड दोनों को मिक्स मतलब कि दोनों को मिला देंगे एंड हाफ कर देंगे, वही कोवैलेंट रेडियस आ जाएगा। नेक्स्ट है वांडर वाल रेडियस नोबल गैस का। तो यहाँ पे दो सेपरेट मॉलिक्यूल लेंगे, एक मॉलिक्यूल ये हो गया एंड एक मॉलिक्यूल ये हो गया। मॉलिक्यूल ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, दोनों के न्यूक्लियस से दोनों जो सेपरेट मॉलिक्यूल है उसका न्यूक्लियस से दोनों को मैच कर दो एंड हाफ कर दो, वही हमारा हो जाएगा वांडर वाल रेडियस। नेक्स्ट है जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव का फुल फॉर्म होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जेड इफेक्टिव का हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, सिंपल लिखते हैं जेड इफेक्टिव जेड माइनस सिग्मा। तो जेड जो होता है ये न्यूक्लियर चार्ज होता है, इसको प्रोटॉन बोल लो या फिर एटॉमिक नंबर बोल लो। एंड ये जो सिग्मा होता है ये शिल्डिंग पावर होता है, इसको स्क्रीनिंग भी बोल सकते हैं। शिल्डिंग पावर का सिंपल मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन जो आउटर सेल रहता है उसमें होता है, मतलब कि जो पास में रहता है उसको तो न्यूक्लियस अट्रैक्ट करके रखता है, लेकिन जो आउटर सेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होता है। नेक्स्ट है लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, जिसके वजह से जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर जाता है एंड साइज डिक्रीज कर जाता है। मतलब कि जेड इफेक्टिव जो होता है ये जेड माइनस सिग्मा होता है। तो हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाता है, तो ये अपने और इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा, जिसके वजह से अट्रैक्शन होगा। जब अट्रैक्शन होगा तो ये जेड जो है ये इंक्रीज़ कर जाएगा, तो जेड इफेक्टिव भी इंक्रीज़ कर जाएगा। जब जेड इफेक्टिव इंक्रीज़ कर जाएगा तो साइज डिक्रीज़ कर जाएगा। नेक्स्ट है शिल्डिंग इज़ इफेक्टिव। इफेक्टिव का यहाँ पे मतलब लिया गया है मोर रिपल्सन, मतलब कि शिल्डिंग जो होता है इसमें मोर रिपल्सन तब होगा जब ऑर्बिटल इनर ऑर्बिटल जो रहता है उसमें कम्प्लीटली फिल होगा इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल दिया गया है अल्कली मेटल, ये जो है NCERT में एग्जैक्ट ऐसे ही लाइन लिखा गया है। नेक्स्ट है जेड इफेक्टिव जेड माइनस सिग्मा। तो जैसे ही मतलब कि रिपल्सन इंक्रीज़ करेगा साइज इंक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि रिपल्सन इंक्रीज़ करेगा तो अब इधर जेड इफेक्टिव का वैल्यू जो आएगा वो निगेटिव में आएगा, तो जेड इफेक्टिव डिक्रीज़ कर जाएगा। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो होता है ये क्वांटिटेटिव मेजर होता है। ये कोई गैसियस एटम है, यहाँ पे से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हैं, तो यहाँ पे अगर कोई भी एटम में से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वहाँ पे एनर्जी हमें देना पड़ता है, तो इसलिए बोला जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी जो रहता है ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई एनर्जी रिलीज थोड़ी ना हो रहा है, देना पड़ रहा है। नेक्स्ट है ग्राफ 3.5 NCERT में दिया गया है। इसमें जो आयोनाइजेशन एनर्जी रहता है अल्कली मेटल का कम रहता है। सिंपल ऐसे करके ग्राफ बनाया गया है। टॉप पे जो है यहाँ पे है
नोबल गैस एलिमेंट एंड जो बेस पे है वो है अल्कली मेटल। अगर हम ये सब में आयोनाइजेशन एनर्जी देखें पीरियड का LIVE BCNOF सेकेंड पीरियड का, तो इसका जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s1 लिखेंगे, 2s2 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6। तो इसको नेक्स्ट पेज पे अच्छा से समझते हैं। ये है LI, ये है BE, ये है V, ये है C, ये है N, ये है O, ये है F एंड ये है Na। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये 1s1 2s1 होगा एंड ये जो होगा ये 1s2 2s2 होगा, ये होगा 2s2 2p1 एंड ये हो जाएगा 2s2 2p2 एंड ये हो जाएगा 2p3 एंड ये हो जाएगा 2p4, ये हो जाएगा 2p5 एंड ये हो जाएगा 2p6। तो अब हम इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी लिखेंगे तो हमें पता है लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाता है, तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा FONCVVELI। तो N ज़्यादा है F से। अब O और N में देखें तो O में 2p4 है एंड N में 2p3 है, मतलब कि N में जो है ये P हाफ फिलेड है, क्योंकि P में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, यहाँ पे 3 है तो ये हाफ फिलेड है। तो मतलब कि N को पहले लिखेंगे O से, फिर C आएगा एंड फिर यहाँ पे B और BE में देखें तो बोरॉन में इलेक्ट्रॉन फिल जो है P में ये 1 है एंड बेरिलियम में देख सकते हैं फुल फिलेड है, तो मतलब कि BE ज़्यादा होगा B से एंड उसके बाद Li। नेक्स्ट है ग्रुप 1। तो ग्रुप 1 में जब टॉप टू बॉटम आते हैं, मतलब कि ऊपर से नीचे आते हैं, तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है। लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है, क्योंकि हमें पता है जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बराबर जेड जो होता है ये न्यूक्लियर चार्ज माइनस सिग्मा एंड सिग्मा जो होता है ये शील्डिंग इफेक्ट होता है या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। तो लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा जेड इंक्रीज़ कर जाता है, जिसके वजह से जेड इफेक्टिव इंक्रीज़ कर जाता है एंड यहाँ पे ये जो शील्डिंग इफेक्ट रहता है ये उतना असर नहीं डाल पाता है। एंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव का, मतलब कि जेड इफेक्टिव इंक्रीज़ होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होगा। मतलब कि इसका सिंपल सा फंडा है, लेफ़्ट टू राइट हम जाते हैं तो साइज छोटा हो जाता है एंड उसमें से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वहाँ पे हमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये कोई एटम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया गया है, मतलब कि ये कोई गैसेस एटम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो X माइनस का फॉर्मेशन होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर निगेटिव भी हो सकता है, बट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑलवेज पॉजिटिव होता है। जब इंडोथर्मिक रहेगा तो ये पॉजिटिव होगा एंड एक्सोथर्मिक होगा तो निगेटिव होगा। जब एनर्जी रिलीज होता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव होता है, मतलब कि ये एक्सोथर्मिक है। हैलोजन के पास निगेटिव, मतलब कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो रहता है इसका वैल्यू बहुत ही ज़्यादा निगेटिव होता है हैलोजन में, मतलब कि इसमें हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, क्योंकि NH2 NP5 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये 5 to 7 हो गया एंड जब हम इसमें 1 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो ये बन जाता है NH2 NP6, मतलब कि 6 to 8, मतलब कि ये नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया है, ये स्टेबल हो गया है। इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक गेन एंथैल्पी जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा हाई होता है निगेटिव में। नोबल गैस में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है ये पॉजिटिव होता है, मतलब कि लार्ज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है और ये पॉजिटिव होता है।